नमस्कार, आप हैं IPN 7 के साथ। आइए एक नजर डाल लेते हैं देश भर की 100 खबरों पर। हीना बोरा की हत्या की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी के पति और स्टार इंडिया के पूर्व CEO पीटर मुखर्जी से बुधवार देर रात तकरीबन 12.5 घंटे तक पूछताछ हुई। सूत्रों की माने तो मुंबई पुलिस ने पीटर को पहले सवालों की लंबी लिस्ट सौंपी और फिर इन्हीं सवालों के जवाब लिखित तौर पर मांगे। बाद में इन्हीं सवालों के जवाब मौखिक तौर पर इंद्राणी से भी मांगे गए। सूत्रों का कहना है कि पीटर को फिलहाल क्लीन चिट नहीं दी गई है और उनसे आज फिर पूछताछ होगी, लेकिन इस बार पैसों से जुड़ी जानकारी मांगी जाएगी। बुधवार को पीटर से इंद्राणी, शीना, राहुल और विधि के बारे में पूछताछ की गई। सूत्रों का कहना है कि मुंबई पुलिस ने पीटर और इंद्राणी को 40 सवाल लिख कर दिए और दोनों से इनके जवाब लिखित रूप में मांगे गए। जब दोनों के जवाबों को मिलाया गया तो पता चला कि दोनों ने कई सवालों के अलग अलग जवाब दिए। 40 में से 21 सवालों के जवाब पूरी तरह से अलग थे। 9 जवाब ऐसे थे जो कि काफी हद तक एक जैसे थे। 10 सवालों के जवाब दोनों ने एक जैसे ही दिए थे। पुलिस ने पीटर के जवाबों को लेकर इंद्राणी से पूछताछ की और इंद्राणी के जवाबों को लेकर पीटर से सवाल जवाब किए। सूत्रों का कहना है कि पीटर से पुलिस ने पूछा कि परिवार में किन किन लोगों के देश और विदेश में कितने बैंक अकाउंट हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इंद्राणी और पीटर दोनों ही जांच को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि पीटर जानबूझकर गलत जवाब दे रहे हैं या फिर सच छिपा रहे हैं। पीटर ने जो बयान मीडिया में दिए थे, अब वे उनसे पलट रहे हैं। शीना की हत्या में इस्तेमाल कार के बारे में भी पीटर से सही जवाब नहीं मिल पाया। पूछताछ के बाद पीटर मुखर्जी खार थाने से निकले और अपने घर चले गए। इस दौरान मीडिया ने उनसे सवाल किए, लेकिन उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। मुंबई पुलिस ने पूछताछ के दौरान जब इंद्राणी से पीटर का सामना कराया तो इंद्राणी मुखर्जी भावुक हो गई और रो पड़ी। इस दौरान इंद्राणी ने पीटर मुखर्जी से कहा, आई एम सॉरी पीटर। उधर मुंबई पुलिस की एक टीम ने वर्ली में पीटर मुखर्जी के घर से लैपटॉप, प्रिंटर के साथ कुछ और सामान भी जब्त किया। मुंबई पुलिस ने इंद्राणी के दूसरे पति संजीव खन्ना के घर से कुछ दस्तावेज और उसके दोस्त अजय रावला के कोलकाता स्थित घर से 2 लैपटॉप भी जब्त किए। इन कार्रवाइयों के अलावा कथित तौर पर जिस गाड़ी में शीना की हत्या हुई, वो गाड़ी और शीना के शव को ठिकाने के लगाने के लिए जो सूटकेस इस्तेमाल किए गए थे, वो भी पुलिस ने बरामद कर लिया। शीना मर्डर मिस्ट्री की गुत्थी सुलझाने के लिए मुंबई पुलिस बुधवार को कोलकाता पहुंची। रात करीब 8 बजे पुलिस ने 3 अधिकारियों ने इंद्राणी के लिव इन पार्टनर और शीना बोरा के पिता सिद्धार्थ दास से पूछताछ की। सिद्धार्थ दास से पूछताछ करीब 2 घंटे तक चली। पुलिस ने इंद्राणी, शीना और मिखाइल को लेकर सिद्धार्थ से सवाल किए। पुलिस ने यह भी पूछा कि अलग होने के बाद क्या वो इंद्राणी के संपर्क में थे। पुलिस ने सिद्धार्थ दास का बयान दर्ज कर लिया है और अब इसे इंद्राणी के बयान से मिलाया जाएगा। अगर सिद्धार्थ के बयान इंद्राणी के जवाब से मेल नहीं खाते हैं तो उसे पूछताछ के लिए हिरासत में लिया जाएगा। विवादों में घिरी राधेमां के खिलाफ डॉली बिंद्रा ने नया मामला दर्ज कराया है। डॉली ने राधेमां के अलावा मुंबई के मलाड पुलिस थाने में ओमजी, अजय गौतम, संजीव गुप्ता के खिलाफ भी नई शिकायत दर्ज कराई है। डॉली के मुताबिक PMO ऑफिस के नाम से उनके पास एक फर्जी कॉल आया। कॉल करने वाले ने थोड़ी देर बाद खुद को राधेमां का समर्थक बताते हुए उसके साथ बदतमीजी से बातचीत भी की। इससे पहले मंगलवार को डॉली की शिकायत पर कांदिवली थाने में राधेमां और 20 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। इसके बाद कांदिवली थाने में राधेमां से करीब 15 मिनट तक पूछताछ हुई। RSS BJP समन्वय समिति की बैठक का आज दूसरा दिन है। दिल्ली के वसंत कुंज के मध्यांचल भवन में सुबह सुबह सरकार के आला मंत्री हाजिरी लगाएंगे। दूसरे दिन के पहले सत्र में गृह मंत्री राजनाथ सिंह आंतरिक सुरक्षा पर रखेंगे अपने विचार और सरकार का पक्ष, जबकि बाकी के सत्रों में शिक्षा और सामाजिक मुद्दों पर मंथन होगा। आज की बैठक में मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी भी शामिल होंगी। समन्वय बैठक के पहले दिन चिंता इस बात को लेकर थी कि इतने दिनों में सरकार और संगठन अपने चुनावी वायदों को पूरा करने में आखिर कितना आगे बढ़ा। आर्थिक मुद्दों पर जमकर माथापच्ची हुई तो बैठक के दौरान वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर भी चिंता जाहिर की गई। इशारों में राम मंदिर का भी जिक्र हुआ। सरकार अपने परिवार के साथ माथापच्ची कर रही थी कि विपक्ष ने RSS पर रिमोट कंट्रोल सरकार चलाने का आरोप लगा दिया। बिहार में चुनाव से पहले ही महागठबंधन में दरारें पड़ रही हैं। समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 सीटें मंजूर नहीं, ज्यादा सीटें न मिलने की स्थिति में नाराज समाजवादी पार्टी 50 के करीब सीटों पर उम्मीदवार मैदान में उतारने के संकेत दे रही है। ये भी बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी लेफ्ट पार्टियों के संपर्क में है। कांग्रेस को 40 सीटें दी गई हैं। हालांकि कांग्रेस ने तय किया है कि अगर कमजोर सीटें मिली हैं तो वो स्वीकार नहीं करेगी। आज समाजवादी पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक है, साथ ही कांग्रेस की भी अहम बैठक है। बता दें कि एनसीपी भी सीटों के बंटवारे से बेहद नाराज है। लंबे समय से केंद्र सरकार के गले की फांस वन रैंक वन पेंशन का मसला सुलझने के संकेत मिल रहे हैं। सरकार और पूर्व सैनिक दोनों ही और
इस मुद्दे की ओर बढ़ रहे हैं और नरमी का रुख भी दोनों तरफ से देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि सरकार 2014 से स्लैब तय करने को तैयार हो गई है। वहीं पूर्व सैनिक सालाना के बजाय हर 2 साल पर पेंशन समीक्षा के लिए तैयार हो सकते हैं। माना जा रहा है कि जंतर मंतर पर पिछले 80 दिनों से धरने पर बैठे ज्यादातर पूर्व सैनिक सरकार के प्रस्ताव पर तैयार हो गए हैं। सीएनजी फिटनेस घोटाले पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने विजिलेंस विभाग को चिट्ठी लिखी। सिसोदिया ने एसीबी और एलजी पर निशाना साधा। सिसोदिया ने एलजी की जांच के आदेश पर भी सवाल उठाए। चिट्ठी में सिसोदिया ने पूछा कि जब इस मामले की न्यायिक जांच शुरू हो चुकी है तो एसीबी जांच का क्या मतलब। मनीष सिसोदिया ने इस मामले में एमके मीणा और एसएस यादव से 7 सितंबर तक रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली में प्याज को लेकर IBN 7 के स्टिंग ऑपरेशन आंसू पर दिल्ली सरकार हरकत में आई है। दिल्ली सरकार ने इस खबर की सीडी मांगी है। ऑपरेशन आंसू में हमने दिखाया था कि कैसे दिल्ली सरकार की नाक के नीचे सरकारी प्याज की कालाबाजारी हो रही है। सस्ती दरों पर आम जनता तक पहुंचने वाला प्याज सरकारी गोदाम से ही गायब है। IBN 7 की टीम ने गाजीपुर में प्याज के सरकारी गोदाम पर पहुंचकर जब 50 किलो सस्ती प्याज खरीदने की बात की तो गोदाम का डिप्टी मैनेजर झट से तैयार भी हो गया। आतंकवाद पर दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब करने की तैयारी पूरी हो गई है। मित्र देशों को आतंकवाद पर सबूत सौंपने के लिए भारत ने डॉजियर तैयार कर लिया है। IBN 7 के पास 20 पन्नों के डॉजियर की एक्सक्लूसिव कॉपी है। इस डॉजियर में पाकिस्तान के खिलाफ हाथ आए जिंदा सबूत नवेद से मिली एक जानकारी लिखी हुई है। डॉजियर की जानकारी जुटाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और उनकी टीम ने जमकर मेहनत की। इसमें लिखा है कि उधमपुर में पकड़े गए नवेद का पूरा नाम मोहम्मद नवेद उर्फ उस्मान है। डॉजियर में नवेद से जुड़ी एक हर छोटी बड़ी बात लिखी गई है। मसलन उसका घर कहाँ था, उसने कितनी पढ़ाई की है और वो कहाँ काम करता था। डॉजियर में नवेद के बीते 4 सालों का सफर एक आम पाकिस्तानी लड़के के फिदायीन आतंकी बनने का सफर भी बताया गया है। फैसलाबाद के नवेद को आतंक के रास्ते का पहला पाठ गुलाम मोहम्मद की जमील पाक मस्जिद में मिले मौलवी बशीर ने पढ़ाया। पेशे से कपड़ा छपाई की दुकान चलाने वाले 40 साल के इस मौलवी ने कुछ ही दिनों में नावेद को लश्कर तैयबा की 21 दिनों तक चलने वाले दौरे आम ट्रेनिंग के लिए तैयार कर खैबर पख्तूनख्वा में मंशोरा में भेजा। कुल मिलाकर नवेद को 3 बार आतंकी ट्रेनिंग मिली है। जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला में मुठभेड़ में सेना ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। रफियाबाद में हुई मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी शहीद हो गया। इस मुठभेड़ में सेना ने आतंकी रियाज अहमद को ढेर कर दिया। रियाज अहमद लश्कर इस्लाम के आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है। इस संगठन का नाम कश्मीर में मोबाइल टावरों और दुकानों में हमले के वक्त सामने आया। इसके बाद कुपवाड़ा में भी एक और मुठभेड़ शुरू हो गई। हंदवाड़ा में के मलपुरा इलाके में गश्त लगा रहे राष्ट्रीय राइफल के जवानों पर आतंकियों ने फायरिंग की थी, जिसके बाद पुलिस ने पूरे इलाके को घेरा। बताया जा रहा है कि यहां 2 आतंकी छिपे हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने गैस सब्सिडी पाने के लिए फॉर्म भरा। फारूक अब्दुल्ला ने चुनाव के वक्त अपनी संपत्ति कई करोड़ बताई थी। बता दें कि पीएम मोदी ने सक्षम लोगों से गैस सब्सिडी छोड़ने की अपील की है, लेकिन फारूक अब्दुल्ला की ये चिट्ठी इसके ठीक उलट है। उधर फारूक अब्दुल्ला ने इसे अपना हक बताया। यूपी के कुछ मदरसों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले का स्वागत किया जिसमें यूपी के सभी मदरसों में राष्ट्रगान गाने और 15 अगस्त और 26 जनवरी को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आदेश दिया गया है। इन मदरसों की ओर से इस फैसले में कुछ भी गलत नहीं माना गया है। कोर्ट ने यूपी के मुख्य सचिव को एक सर्कुलर जारी कर आदेश को लागू करने को कहा। अलीगढ़ के रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता अजीत गौर ने जनहित याचिका दायर की थी। वहीं कोर्ट ने अब इस मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर की रखी है। इस मामले में राज्य के प्रमुख शिक्षा सचिव को भी मॉनिटरिंग करने को कहा गया है। कन्नड़ विद्वान MM कलबुर्गी की हत्या मामले में कर्नाटक पुलिस ने 2 संदिग्ध हत्यारों के स्केच जारी किए। हम्पी विश्वविद्यालय के पूर्व वाइस चांसलर कलबुर्गी की 30 अगस्त को अज्ञात व्यक्तियों ने उनके आवास के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं CID ने इस हत्याकांड की जांच शुरू कर दी है। कर्नाटक सरकार ने मामले को CBI को सौंपने का निर्णय लिया है, लेकिन जब तक केंद्रीय एजेंसी इस मामले को अपने हाथ में नहीं लेती तब तक CID ही घटना की जांच करती रहेगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के चीन दौरे के लिए राज्य सरकार ने 2 करोड़ रुपए का सुपर लग्जरी प्राइवेट जेट भी बुक किया। KCR चीन में 8 से 16 सितंबर तक होने वाली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF में शामिल होने के लिए जाएंगे। वो 8 सितंबर को हैदराबाद से चीन के लिए उड़ान भरेंगे। राज्य के विकास के लिए नीति आयोग से फंड मांगने वाले KCR के लिए सुपर लग्जरी प्लेन बुक करने पर बीजेपी ने सवाल उठाए। बीजेपी ने इसे राज्य के पैसे का गलत इस्तेमाल बताया। गौरतलब है कि इसके पहले KCR ने अपने लिए एक 12 सीटों वाली लग्जरी बस खरीदी थी, जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपए बताई जा रही थी। उत्तराखंड को रिलायंस जियो की वाईफाई सेवा का तोहफा मिल गया है। बुधवार को मुख्यमंत्री हरीश रावत और कैबिनेट मंत्री प्रीतम पवार ने वीडियो कॉलिंग करके जियोनेट की हाई स्पीड वाईफाई सेवा की शुरुआत की।
मसूरी पहला ऐसा हिल स्टेशन बन गया है जिसने डिजिटल युग में कदम रख लिया है। रिलायंस जियो इन्फोकॉम की जियोनेट सेवा से अब मंसूरी के माल रोड और नगर पालिका इलाके के आसपास शुरुआती तौर पर उपलब्ध होगी ये सेवा। दिसंबर तक इसका विस्तार भी हो जाएगा। हरिद्वार नजीबाबाद रोड पर अचानक पूर्वी नहर टूटने की वजह से सड़क पर पानी आ गया। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक पानी नेशनल हाईवे 74 पर भी चला गया। रास्ता पूरी तरह से बंद भी हो गया। रास्ते के दोनों तरफ कई किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतार लग गई। नहर का पानी नेशनल हाईवे होते हुए श्यामपुर गांव में भी घुस गया। अचानक गांव में पानी आने से गांव के लोग भी सकते में आ गए। लोग सुरक्षित जगहों पर भागने लगे। नहर के पानी ने गांवों की फसलों की भी बर्बादी देखी। हैरानी की बात अब यह है कि नहर टूटने की खबर फैलने के काफी देर बाद भी जिले का कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जीबीटी टीचर भर्ती घोटाले की याचिका पर सुनवाई कर मेरिट सूची बनाने के लिए इस्तेमाल हुए कंप्यूटर और हार्ड डिस्क को फॉरेंसिक जांच करवाने की बात कही है। कोर्ट ने 15 दिन के भीतर रिपोर्ट भी मांगी है। हिसार के आदमपुर में पानी के कुंड में डूबने से एक परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। गांव घुड़साल में हुई इस दर्दनाक घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। शिमला से सरकाघाट की एक बुजुर्ग महिला की मौत के बाद स्क्रब टाइफस यानी कि बरसात में होने वाले बुखार से मरने वालों की संख्या 10 पहुंच गई है। बुधवार को स्क्रब टाइफस के 15 नए मामले सामने आने के बाद प्रभावितों का आंकड़ा 260 के पार हो गया। राजस्थान के दौसा में एक युवक की मौत से गुस्साए लोगों ने मंत्री से मिलने के लिए हाईवे पर प्रदर्शन किया। इस बीच मंत्री कालीचरण सराफ का वाहन तो निकला, लेकिन प्रभारी मंत्री अरुण चतुर्वेदी के वाहन को ग्रामीणों ने रोक लिया। जयपुर विकास प्राधिकरण ने बुधवार को आमेर नटाटा नदी के पास हो रहे अवैध निर्माण कार्य को ध्वस्त किया। भूमि काश्तकारों ने जीटीए की कार्रवाई को गलत बताते हुए विरोध भी किया है, लेकिन आमेर थाना पुलिस ने विरोधियों को शांत करने के लिए कहा। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर से निकाले गए 12 निःशुल्क शास्त्रियों ने चेतावनी दी है कि 78 घंटे में उनकी सेवा बहाल नहीं की गई तो सभी अन्न जल त्याग कर चौक थाने के सामने धरने पर बैठ जाएंगे। निष्कासित शास्त्रियों ने चोरी में पकड़े गए कुछ पुजारियों के दबाव में कमिश्नर द्वारा की गई कार्रवाई की निंदा की। अलीगढ़ में तहसील खैर क्षेत्र के गांव उदयपुर में 100 घरों के लोगों के मुस्लिम धर्म अपनाने के ऐलान से खलबली मच गई है। गांव में करीब 1200 लोगों की आबादी है, जहां जाटव समाज के लोगों का बाहुल्य है। आरोप है कि यहां दबंगों के जमीन पर कब्जा कर लिया गया है, जिसे लेकर लोग नाराज हैं। मुरादाबाद में चीन के बने मांझी के बिक्री पर रोक लगा दी गई है। एक हफ्ते पहले मांझे की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत भी हो गई थी। प्रशासन ने चाइनीज मांझा बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजने के आदेश भी दे दिए हैं। लखनऊ में मिड डे मील खाने से 70 से ज्यादा बच्चे बीमार पड़ गए और अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया। बच्चों के माता पिता के मुताबिक चिन्हट के जुगौर प्राइमरी स्कूल में कढ़ी चावल खाने के बाद बच्चों को उल्टियां होने लगी। आनन फानन में बच्चों को लोहिया अस्पताल ले जाया गया। 79 बच्चों को अस्पताल लाया गया है। 76 बच्चों का इलाज चल रहा है और अब कई बच्चों की सेहत में थोड़ा सुधार है। प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। देहरादून के पटेल नगर इलाके में लखनऊ और रेशम विभाग के रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर के घर बदमाशों ने लाखों की चोरी की और नकदी लूट कर फरार भी हो गए। पीड़ित के मुताबिक 29 अगस्त को लखनऊ गए हुए थे और बुधवार को सुबह पड़ोसियों ने उन्हें घटना के बारे में सूचना दी। उत्तराखंड के विकासनगर में बेहतरीन शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजे गए प्राथमिक विद्यालय डाकपत्थर का भवन जर्जर हालत में है, जिससे यहां कभी भी बड़ा हादसा भी हो सकता है। भवन के दरवाजे और खिड़कियां दीमक चढ़ चुके हैं और छत टपकने के साथ ही अब दीवारें भी सीलन से ग्रस्त हैं। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित व्यापम घोटाले में सीबीआई ने 6 और नई एफआईआर दर्ज की हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 13 जुलाई से मामले की जांच कर रही सीबीआई अब तक 100 से ज्यादा एफआईआर दर्ज कर 3000 से ज्यादा लोगों को आरोपी बना चुकी है। मध्य प्रदेश के हरदा जिला अस्पताल में इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत से गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने डॉक्टरों से इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया और अस्पताल ने लापरवाही के आरोपों से इनकार भी किया। बुरहानपुर में भीड़भाड़ वाले रास्ते में प्रमुख रास्तों पर अब लगे होर्डिंग्स की शिकायत के बाद अब प्रशासन उन्हें हटाने की बात कह रहा है। हालांकि अवैध होर्डिंग्स को लेकर पूरे प्रदेश के नगर निगम को फटकार लगा चुकी है, लेकिन अभी तक इसका असर नहीं दिख पाया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने बिहार सरकार से अपनी सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग की। फातमी के मुताबिक आरजेडी विरोधियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की स्वाभिमान रैली को रोकने के लिए उन्हें धमकी दी गई।
बिहार में तेजी से पांव पसार रहे डेंगू ने अब तक कुल 18 जिलों में लोगों को अपनी चपेट में लिया है। अब तक मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 45 के पार हो चुका है। पटना के पीएमसीएच में एक महीने के अंदर अंदर 20 से अधिक मरीज डेंगू की चपेट में आए हैं और इनकी पुष्टि भी हो चुकी है। डॉक्टरों के मुताबिक अधिकतर मरीज गुजरात, दिल्ली, मुंबई से बिहार आए हैं, जिसमें डेंगू पाया गया है। हैदराबाद में स्वाइन फ्लू के 3 नए मामले सामने आए। 2 महीने में स्वाइन फ्लू के 89 मामले सामने आ चुके हैं। मरीजों का इलाज गांधी अस्पताल में चल रहा है। श्रीनगर में राज्य स्तर की फुटबॉल प्रतियोगिता में लड़कियों की 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। लड़कियों का कहना है कि उन्हें इस खेल के जरिए घाटी की लड़कियों की प्रतिभा सामने आ रही है। उन्होंने अभिभावकों से अपील की है कि वो बेटियों को फुटबॉल खेलने दें। बिहार के सीतामढ़ी से अपहृत बैंक कर्मचारी के अगवा होने के 10 दिनों बाद भी सुराग लगाने में पुलिस अब तक नाकाम रही है। वहीं एक नए खुलासे से मामले में एक नया मोड़ भी आ गया है। वीरेश वर्मा जिस बैंक में काम करते थे, वहां के शाखा प्रबंधक ने थाने में गबन की रिपोर्ट दर्ज कराई है। एफआईआर के मुताबिक वीरेश के कैश काउंटर से 4,99,000 रुपए कम हो गए हैं। मामला वीरेश वर्मा के गायब होने के 3 दिन बाद दर्ज हुआ है। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में एक प्रेमी पर अपनी प्रेमिका के कत्ल का आरोप लगा। दूसरे पुरुषों से महिला के संबंध की जानकारी होने पर प्रेमी ने हत्या को अंजाम दिया। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि इसके पहले भी विनोद हत्या का एक मामला उस पर एक दर्ज हो चुका है, जिसमें 7 महीने की जेल काटने के बाद हाल ही में वो जमानत पर रिहा हुआ था और उसके बाद दूसरी हत्या को उसने अंजाम दिया। मलेशिया में बंधक बनाए गए छत्तीसगढ़ के 17 मजदूर वापस जांजगीर चांपा लौट आए हैं। बुधवार को पीड़ित मजदूरों ने सांसद कमला पाटले के निवास में उनसे मुलाकात कर अपनी दर्द भरी कहानी भी सुनाई। मजदूरों के मुताबिक एजेंट के झांसे में आकर वे मजदूरी करने के लिए मलेशिया गए थे। मजदूरों के मुताबिक छत्तीसगढ़ के श्रम मंत्री के प्रयासों से उनकी रिहाई हो सकी है। मजदूरों का कहना है कि स्थानीय स्तर पर रोजगार न मिलने की वजह से बाहर जाने का फैसला उनको लेना पड़ता है। हालांकि सांसद कमला पाटले ने इन बातों से इत्तेफाक नहीं रखा। उनके मुताबिक छत्तीसगढ़ में रोजगार की कोई कमी नहीं है और सांसद की माने तो लोग प्रलोभन में फंसकर गांव के लोग ज्यादा मजदूरी के लालच में वहां पर चले जाते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अहमदाबाद ग्राम्य एसपी निर्लिप्त राय की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए हैं। गुजरात के चीफ सेक्रेटरी को नोटिस भेजकर 24 सितंबर से पहले गिरफ्तार करने को कहा गया है। निर्लिप्त राय को एनएचआरसी के सामने पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। लगातार निर्देश के बावजूद जांच में ढिलाई और जांच में आगे नहीं बढ़ पाने में एनएचआरसी ने ये आदेश दिए। केरल के त्रिशूर में सैकड़ों लोगों ने अपने शरीर पर टाइगर की पेंटिंग बनाकर डांस किया। ये एक बहुत ही प्रचलित नृत्य है जिसे त्रिशूर के लोग खासतौर पर ओणम त्योहार के दौरान करते हैं। इस नृत्य को पुल्लिकली के नाम से जाना जाता है और पिछले 200 सालों से त्रिशूर के लोग इस परंपरा को निभा रहे हैं। वर्ल्ड स्नूकर और बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में पंकज आडवाणी ने सानिया मिर्जा को खेल रत्न दिए जाने पर सवाल उठाए हैं। पंकज के मुताबिक सानिया को यह अवार्ड खेल में उनके बढ़िया प्रदर्शन की बजाय उनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए भावनाओं में बहकर दिया गया। पूर्व खेल मंत्री अजय माकन ने भी पंकज की बात का समर्थन किया। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के बाद जारी ताजा आईसीसी रैंकिंग में चेतेश्वर पुजारा और ईशांत शर्मा ने छलांग लगाई। बल्लेबाजी और गेंदबाजी की लिस्ट में दोनों टॉप 20 में पहुंच गए। भारतीय वनडे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने सचिन तेंदुलकर को अपना और क्रिकेट का भगवान बताया। सचिन को अपना आदर्श बताते हुए धोनी ने कहा कि इस महान बल्लेबाज की विनम्रता और खेल के प्रति जज्बा उनके और अन्य लोगों के लिए प्रेरणा है। गुलशन देविया और राधिका आप्टे हंटर के सीक्वल में नजर आएंगे। फिल्म की शूटिंग जनवरी में शुरू होगी। फिल्म फिलहाल स्क्रिप्ट पर काम हो रहा है। अभिनेत्री विद्या बालन छोटे पर्दे पर वापसी करने वाली हैं। विद्या टीवी पर चैट शो होस्ट करेंगी जिसमें अलग अलग क्षेत्र की बड़ी बड़ी हस्तियों के इंटरव्यू होंगे। सेंसर बोर्ड वेलकम बैक को 15 कट्स के बाद रिलीज करने के लिए तैयार है। कुछ शब्द सेंसर बोर्ड फिल्म से हटाना चाहती है, लेकिन अनीस बज़मी इसके पक्ष में नहीं है। फिलहाल सेंसर से अनीस की बातचीत हो रही है। फिल्म 1911 के लिए जॉन अपना 20 किलो वजन घटाने वाले हैं। बताया जा रहा है कि जॉन अपनी अगली फिल्म 1911 में एक फुटबॉल खिलाड़ी के किरदार में नजर आएंगे।